नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बनी वैश्विक चिंता के बीच अब बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को दोबारा खोल दिया गया है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में कई महीनों से चल रहा तनाव काफी हद तक कम होता दिखाई दे रहा है। इस घटनाक्रम से जो है भारत समेत कई देशों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और एलपीजी ऐसे क्षेत्र के लिए जो है ईरान पर निर्भर था। जानकारी के अनुसार शांति समझौते के बाद अमेरिका ने ईरान के कुछ बंदरगाहों पर लगी पाबंदियों को भी हटा दिया है। इससे हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही फिर से स्टार्ट हो गई है और ये समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा रास्तों में से एक माना जाता है, क्योंकि वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। हॉर्मुज़ के फिर से खुलने के बाद भारत के लिए बड़ी राहत की स्थिति बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 40 टैंकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एलपीजी और एलएनजी ले जाने वाले जहाजों की जो है आवाजाही होने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले तनाव के दौरान भारत में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिससे घरेलू बाजार में चिंता बढ़ गई थी। अब इन टैंकरों के पहुंचने से सप्लाई धीरे धीरे सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बाद होने से भारत को जो है एलपीजी आयात में कमी हुई थी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने के बाद भारत में एलपीजी सीएनजी की जो है किल्लत महसूस हुई थी। इससे घरेलू ज़रूरतों में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिला था, जब एलपीजी की किल्लत जो है ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध में जो है देखने को मिला था। लेकिन अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती रही है, एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति सबसे पहले बेहतर होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हॉर्मुज़ के दोबारा खुलने से भारत की रिफाइनरी को भी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बेहतर सप्लाई और कम शिपिंग लागत के कारण रिफाइनरी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इससे पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन के उत्पादन और निर्यात में भी सुधार देखने को मिल सकता है। अगर स्थिति स्थिर रहती है तो ऊर्जा कीमतों में भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की ओर आ रहे टैंकरों में कई जहाज ऐसे भी हैं जो एलपीजी लेकर आ रहे हैं। युद्ध और समुद्री तनाव के कारण इनकी डिलीवरी रुक गई थी। अब इनके पहुंचने से घरेलू गैस आपूर्ति मजबूत होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और बाजार में स्थिरता देखने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा फर्टिलाइजर लेकर आ रहे 16 जहाज भी हॉर्मुज़ में फंसे हुए थे, जो अब आगे बढ़ सकते हैं। इन जहाजों में यूरिया, डीएपी, अमोनिया और सल्फर जैसे जरूरी उर्वरक शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन जहाजों में लाखों टन फर्टिलाइजर भारत के लिए भेजे जा रहे हैं, जो खरीफ की सीजन की जो है फसलों को उनकी जरूरतों को पूरी करने में मदद करेंगे। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत पहले ही बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर का आयात कर चुका है और घरेलू उत्पाद भी बढ़ाया गया है। इसके बावजूद भी वैश्विक आपूर्ति में बाधा के कारण अतिरिक्त स्टॉक की जरूरत बनी हुई है। अब जहाजों के पहुंचने से किसानों के लिए राहत मिलने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। हालांकि इस राहत के बीच कुछ नई चिंताएं भी सामने आई हैं। खबरों के अनुसार ईरान ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर टोल यानी कि शुल्क लगाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में शिपिंग लागत बढ़ सकती है, जिसका असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ सकता है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि भले ही अभी स्थिति सामान्य दिख रही हो, लेकिन ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता हमें कम करनी चाहिए। फिलहाल के लिए हॉर्मुज़ का दोबारा खुलना भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर है। आने वाले दिनों में अगर स्थिति स्थिर नहीं रहती है तो ऊर्जा आपूर्ति में सुधार, कीमतों में स्थिरता और बाजार में भरोसा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि हॉर्मुज़ खुलने के बाद जो है भारत में एलपीजी की किल्लत खत्म होने के आसार जताए जा रहे हैं। टैंकरों की वापसी से भारत को फायदे की उम्मीद जो है जताई जा रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल गया है और भारत को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीदें हैं। अमेरिका ईरान शांति के बाद जो है ऊर्जा आपूर्ति की जो है समस्या खत्म होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
वही अगली खबर जो है नीट परीक्षा को लेकर है। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार ने कानून के तहत कार्यवाही की है और उनके पास ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहुंच की सीमित जो है करने की उसका जो है अधिकार सरकार के पास है। अदालत ने इस फैसले के बाद फिलहाल टेलीग्राम पर रोक लगाने की जो है प्रक्रिया को जारी रखा है और दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में ये कहा है कि आईटी एक्ट की धारा जो है 69A के तहत सरकार को विशेष परिस्थितियों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की पावर मिलती है। कोर्ट ने माना है कि टेलीग्राम जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर भी सूचना की परिभाषा के दायरे में आते हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर सरकार इन पर रोक लगा सकती है। ये मामला तब सामने आया था जब केंद्र सरकार ने टेलीग्राम की सेवाओं को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार का कहना है कि नीट परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक और धोखाधड़ी के मामलों में टेलीग्राम का जो है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी थी। सरकारी फैसले को चुनौती देते हुए टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कंपनी का तर्क था कि पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना जरूरी है और इसके लिए सख्त कदम टेलीग्राम को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है और इसको लेकर जो है लाखों सामान्य यूजर्स को प्रभावित करने की भी बात टेलीग्राम की तरफ से कही गई थी। टेलीग्राम ने अदालत से प्रतिबंध हटाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दलीलों को स्वीकार करने से मना कर दिया। जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और ये कहा कि सरकार ने कानून में तय प्रक्रिया का पालन किया है। अदालत ने माना कि मामले में आपात स्थिति थी और ऐसे हालात में सरकार द्वारा जो है लगाए गए प्रतिबंध को गलत नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केवल इस आधार पर आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता कि संबंधित पक्ष को सभी कारणों की जानकारी नहीं दी गई थी। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण हितों से जुड़े मामलों में सरकार को तुरंत कदम उठाने का अधिकार है। इस मामले में सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कानून के अनुरूप किया है, इसलिए प्रतिबंध को जारी रखना उचित माना गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि टेलीग्राम को ब्लॉक करने का फैसला उचित था। सरकार ने कार्रवाई करते समय ऐसा तरीका चुना था जिससे लोगों पर सबसे कम असर पड़े, जो उपलब्ध विकल्पों में सबसे कम सख्त था। अदालत के अनुसार आदेश सही जानकारी और कारणों पर आधारित थे। इसमें कोई लापरवाही या बिना सोचे समझे लिया गया फैसला नहीं था। सरकार के आदेश के अनुसार टेलीग्राम की सेवाएं पूरे भारत में 22 जून तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। इसके अलावा कंपनी को 30 जून तक अपने मैसेज एडिटिंग फीचर को भी बंद रखना होगा। हालांकि टेलीग्राम का कहना है कि इन पाबंदियों का असर लाखों यूजर्स पर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अदालत ने जो है उस पर प्रतिबंध लगाए रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से भी अदालत में जो है दाखिल हलफनामे में ये कहा गया है कि यह फैसला सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद लिया गया था। सरकार ने बताया कि गैर कानूनी कंटेंट हटाने के लिए कई बार अनुरोध किए गए थे, लेकिन जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले तो सख्त कदम उठाने पड़े। सरकार के अनुसार जो है एनटीए ने टेलीग्राम पर कई ऐसे चैनलों और ग्रुप्स की पहचान की थी जो कथित तौर पर नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचने और परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी में शामिल थे। इन चैनलों और ग्रुप्स की पहुंच लगभग 1.46 लाख अकाउंट्स तक बताई जा रही है। आरोप है कि कुछ चैनल्स और ग्रुप्स उम्मीदवारों से पैसे लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा भी करते थे। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता परीक्षा को निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाए रखना है। नीट परीक्षा में हर साल लाखों छात्र शामिल होते हैं, इसलिए किसी भी गड़बड़ी से उनके भविष्य पर असर पड़ सकता है। सरकार ने कहा है कि परीक्षा को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी था। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल टेलीग्राम को कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने साफ कर दिया है कि सरकार के पास कानून के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करने के अधिकार हैं।
यदि परिस्थितियां इसकी मांग करती हैं तो इस फैसले की डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे ये भी संदेश जाता है कि यदि किसी मंच का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियों के लिए होता है तो इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल टेलीग्राम पर लगी अस्थायी रोक जारी रहेगी और कंपनी को सरकारी आदेश का पालन करना पड़ेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन गुरुवार को देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक राहुल गांधी को बधाइयों का सिलसिला दिन भर उनके साथ चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने आगे कहा कि वे उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। राहुल गांधी इस साल 56 वर्ष के हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर उनके समर्थकों ने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए उनका जन्मदिन मनाया। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने केक काटा और सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाइयां दी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों की आवाज बनकर उभरे हैं। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने उन लोगों के मुद्दों को उठाया है जिनकी बात पहले अक्सर अनसुनी रह जाती थी। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। गहलोत ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता से नेता बने विजय थालापति ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर राहुल गांधी को अपना प्रिय भाई बताते हुए कहा कि वे भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याण के लिए कार्य करते रहे हैं और आवाज उठाते रहे हैं। विजय ने राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और उनके सभी प्रयासों में सफलता की कामना की। दिन भर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर बधाइयों का सिलसिला चलता रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनके राजनीतिक सफर और योगदान को याद करते हुए कई पोस्ट साझा किए। कई नेताओं ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि वे देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राहुल गांधी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं और वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई चुनावी यात्राएं, जनसंपर्क अभियान और भारत जोड़ो यात्रा जैसे बड़े कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है, जिनका उद्देश्य देश भर में लोगों से सीधे जुड़ना बताया गया है। उनके जन्मदिन पर मिले इन संदेशों से ये साफ दिखाई देता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी नेताओं के बीच व्यक्तिगत शुभकामनाओं की परंपरा बनी हुई है। प्रधानमंत्री की बधाई से लेकर विपक्षी नेताओं के संदेशों तक सभी ने एक स्वर में उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। इस तरह राहुल गांधी का जन्मदिन राजनीतिक रूप से चर्चा में रहा और सोशल मीडिया पर भी दिन भर ट्रेंड करता रहा। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का जन्मदिन ट्रेंड में बना रहा। कांग्रेस नेताओं ने भी उनके योगदान की सराहना की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके लिए उनके जन्मदिन पर केक काटा। राजनीतिक भूमिका को भी लेकर राहुल गांधी की तारीफ की गई। पीएम मोदी ने उनकी लंबी उम्र और भविष्य की कामना की और सभी दलों के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं तमिलनाडु के सीएम ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि राहुल गांधी उनके भाई जैसे हैं। कांग्रेस नेताओं ने उनके योगदान की सराहना के साथ साथ उनके जन्मदिन को मनाया भी और उनके लिए प्रार्थना भी की।
वहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार विवाद ये है कि सपा का एक नया पोस्टर जिसमें पार्टी ने अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित दान पेटी में गड़बड़ी के मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी और योगी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए लगाया है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो चुका है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में लिखा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए नाराज, अब ना आएगी योगी महाराज। इस लाइन के जरिए सपा ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसने की कोशिश की है। पोस्टर में यह भी इशारा किया गया है कि राम मंदिर में चढ़ावे या दान को लेकर कथित गड़बड़ी के कारण जनता जो है नाराज है और इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। सपा के इस पोस्टर में यह भी दावा किया गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर हो सकती है और समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। हालांकि ये दावा पूरी तरह राजनीतिक है, लेकिन इसने उत्तर प्रदेश की सियासत को और ज्यादा गर्म कर दिया है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बताते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि सपा लगातार राम मंदिर और भगवान राम के नाम पर राजनीति जो है इस्तेमाल कर रही है और जो है गलत इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचा रही है। इसी बीच अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित दान और चंदे में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर पहले से ही जांच चल रही है। इसी मुद्दे को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और पोस्टर के जरिए अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश की है। पार्टी का कहना है कि जनता के पैसों और दान का सही उपयोग होना चाहिए और अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सपा के पोस्टर को लेकर कड़ा पलटवार किया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी बार बार सनातन संस्कृति और भगवान राम के आस्था से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा नेताओं की भाषा और रवैया हिंदू भावनाओं को अपमानित करता है और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देगी। वहीं डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना सही बात नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर वोटरों को खुश करने की राजनीति का आरोप लगाया है। इसी बीच ये भी खबर सामने आई कि सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ऐसे समय में यह दौरा किया जा रहा है जब जो है राम मंदिर के दान में कथित गड़बड़ी का मामला दर्ज किया गया है। दौरे के दौरान सीएम योगी ने जो है पहली बार इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया जो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगा और तथ्यों को सामने लाएगा। सीएम ने लोगों से अपील की कि वे जो है इस संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी टिप्पणी से बचे जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो। अयोध्या दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और सरकार इसकी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि वो भगवान राम की नहीं बल्कि बाबर की भक्ति करते हैं। फिलहाल राम मंदिर से जुड़े कथित दान मामले पर एसआईटी की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है और चुनावी समय में और ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। ऐसे में पोस्टर वार और बयानबाजी से राजनीतिक माहौल और भी अधिक गर्म होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल इस पूरे विवाद पर नजरें बनी हुई हैं क्योंकि एक तरफ जांच और प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल इसे अपने अपने तरीके से जनता के बीच पेश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मामला और भी तूल पकड़ सकता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहें टीवी 7 भारत। नमस्कार।